एवरीवन, वेलकम टू CMA नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जितने भी पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो हम साथ साथ में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो आगे हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ PPE। हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को शॉर्ट में PPE बोलते हैं। PPE आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आर टेंजिबल है, और जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन में कोई हमारे पास मशीन है, उससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या होगी, PPE। या फिर कोई हमारे पास मशीन है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, उससे हम कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो किस लिए यूज़ हो रहा है, सर्विसेज के लिए, तो वो भी हमारी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में हमारी क्लासीफाई हो जाएगी। या फिर रेंटल टू अदर्स, हमने कोई हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है, हमने किसी को रेंट पे दिया हुआ, वो भी हमारा क्या है, PPE है। एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वो जनरल यूज़ में यूज़ हो रहा है। एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, और 1 साल से ज़्यादा हम उसको यूज़ करने वाले हैं या हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार हम उसको समअप कर लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। PPE आर टेंजिबल आइटम्स held for use in the production of supply of goods or services or rental to others except land and building। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हम नीचे दे रखा है, ये रहा, हम इसको भी पढ़ते हैं, पहले ये पूरी कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। अब ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हमने दो जगह बाइफर्केट किया है। एक है फर्स्ट वाला जो है हमारा, वो है लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। अगर ये हमारा इस यूज़ में आता है तो हम इसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे और हम इंडिया 16 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। दूसरा आता है रेंट हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, यानी कि अगर वो फाइनेंशियल लीज़ है तो हमारा इंडिया 116 चला जाएगा, फाइनेंशियल लीज़ अकाउंटिंग। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्लासीफाई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। या फिर कैपिटल एप्रिशिएशन के लिए रखा हुआ कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो हम बेच देंगे। या फिर अनडिटरमाइंड यूज़ है, हमें उसका यूज़ का पता नहीं है, हम उसको यूज़ करने अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे या उसको बेच देंगे, तो हम उसको क्या मान लेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे। तो दोबारा देखते हैं इसको, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा सेक्शन है उसको हम दोबारा से देखते हैं पूरा कंप्लीट। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स और कैपिटल एप्रिशिएशन और अनडिटरमाइंड यूज़, हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो इंडेक्स लगता है हमारा वो है इंडेक्स 14। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। बिजनेस ऑफ गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, PPE। अगर ये रेंट पे दिया हुआ ये फाइनेंशियल लीज है तो हमारा इंडिया 16 लग जाएगा। अगर हमारा ये बिजनेस ही हमारा गिविंग ऑन रेंट है, मतलब हम जो है ना, हम बिल्डर्स हैं और हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है हम उनको रेंट पे चढ़ाते हैं। जैसे कि DLF हो गया, DLF का क्या मेन बिजनेस है, वो बिल्डिंग बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है और उसको फिर वो लीज़ पर देता है। कॉमर्शियल लीज़, जनरली उसकी कॉमर्शियल लीज़ होती है, तो वो उनको देता है। तो वो हमारा उसका जितने भी वो फ्लैट्स वगैरह हैं वो सारे क्या है, उसके बिजनेस हो जाएंगे। ऑर्डिनरी केस में वो अपना बिजनेस करता है उसे, तो वो उनका PPE हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स, मतलब बिज़नेस जो है वो उसका मोबाइल की शॉप से वो फ़ोन करता है, लेकिन उसके पास एक बिल्डिंग हो रही है, उसने उसको रेंट पे दी हुई है। तो बिज़नेस तो उसका लैंड उसका है फ़ोन का, लेकिन उसके पास जो बिल्डिंग है उसने लैंड पे दी हुई है, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये है ना, रेंटल टू अदर्स या फिर कैपिटल एप्रिशिएशन या डिटरमाइंड यूज, तो हमारी इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। एनी एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट, वो PPE है। लैंड एंड बिल्डिंग ही अगर, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर आना, लैंड एंड बिल्डिंग का केस चला, लैंड एंड बिल्डिंग
गिवन ऑन रेंट, और ऊपर रेंटल टू अदर्स, ये हमारा अदर देन लैंड बिल्डिंग, वो हमारा पीपी ही होगा, वो किसी भी यूज़ के लिए दिया गया हो। एनी एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट पीपी। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री में आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो लैंड एंड बिल्डिंग वो एज ए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेल के लिए रखी गई है, और ऊपर वाले में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है लेकिन वो सेल नहीं करनी, वो उनको रेंट पे देंगे और रेंट से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो उससे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। अगर रेंट की लैंड एंड बिल्डिंग जो बिज़नेस है वो रेंट पे देने का, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारी पीपी है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का जो बिज़नेस है वो सेल का ही है, तो जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है वो ऑर्डिनरी कोर्स के लिए है, तो इसलिए वो हमारी इन्वेंट्री में क्लासीफाई होगी, और इन्वेंट्री में क्लासीफाई होगी तो हमारा इंड एस 2 लगेगा। अब आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ हमारे जैसे कि हमारे पास कोई मशीनरी है, मशीनरी में ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी मतलब कम्प्लीटली ख़राब होगी और या चलेगी तो कम्प्लीटली पूरी चलेगी, हो सकता है उसमें कुछ पार्ट ख़राब हो जाए। अगर पार्ट ख़राब हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट्स होने चाहिए जो जनरली ख़राब होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे पास जनरेटर है, ठीक है, उसमें कोई वायर लगती है, अगर हमें पता है कि ये बार बार ख़राब होती है तो हम वायर अलग से ला के रख लेंगे, जब भी ये ख़राब होगी हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो मतलब वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट की नहीं होती। मतलब अगर हमारे पास जनरेटर 50,000 का है तो मतलब वो 400-500 रुपये की आ जाएगी, तो हम उसको पीपी क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसको हम एज ए एक्सपेंस मतलब P&L में डेबिट करके उसको एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, ठीक है। अगर वो मोटी है, मतलब जैसे कि जनरेटर का यार्ड में लेते, जनरेटर है उसका कोई एक व्हील ख़राब हो गया, तो मतलब व्हील 50,000 का वो है तो मतलब 6-7 हज़ार का वो होगा आराम से व्हील। अगर ऐसा केस में तो हम उसको पीपी ट्रीट करेंगे। या फिर कुछ ऐसा आइटम्स होते हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, उसका कोई यूज़ तो नहीं होता लेकिन वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी आग लगेगी वो रेडी टू यूज़ है, हम उसको उठा कर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम पीपी में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। इफ़ इट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई इस पीपीई, अदरवाइज इन्वेंट्री। जैसे कि मैंने इसका अभी इसका दिया था वायर्स का, उसको भी इन्वेंट्री में क्लासीफाई कर लेंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अब हम ऊपर जो हमें डेफिनेशंस पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हम जो हमने पीपी को क्लासीफाई कर दिया कि हाँ ये डेफिनेशन के हिसाब से है, हमारी पीपी है, तो अब हम इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे, उसकी क्या कंडीशन है। पीपीई इज़ टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ओनली, मतलब वो सिर्फ तभी क्लासीफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं इन द बुक्स, कब, इफ़ ए प्रोबेबल इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर फ्यूचर में कुछ उससे बेनिफिट मिलने वाले हैं, उससे कुछ कैश फ्लो आने वाला है, या फिर कोई और बेनिफिट होने वाले हैं जिससे हमारी इनफ्लो होने वाला है। एंड मतलब बेनिफिट तो आएगा कुछ ना कुछ। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, मतलब जो हमारा फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है उसको हम रिलायबली मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगले 5 सालों में 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं, और जो एक यूनिट की कीमत है वो मान लो 100 रुपये रहने वाली है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उस रेस्पेक्टिव ईयर की कैश फ्लो निकाल सकते हैं। और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि मेजर रिलायबली, तो वो मेजर रिलायबली कब करना है, आज के दिन, मतलब जो 5 साल का कैश फ्लो आने वाला है उसको हम आज रिलायबल करना है। तो ठीक है, हम उसको पीवी कर लेंगे, पीवी करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको उस वैल्यू को हम रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। और जब हम इसको पीवी किया है तो उसको हम अनअमोर्टाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। ये जब 2 कंडीशन मीट हो जाएगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब इनिशियली हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, मतलब एक तो जैसे कि हम आज ही कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर कोई एक्सचेंज में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आज किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ करें। और जब एक बार हमारे पास ये रिकॉग्नाइज़ हो गई तो आने वाले साल में आने वाली बैलेंस शीट में के दिन पर हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अभी पहले देखते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन।
इनिशियल रिकॉग्निशन किस तरह का हो सकता है, कब कब हो सकता है, या तो कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करी या फिर इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है, मतलब ये भी परचेज़ का ही केस है, एक्वायर ऑन डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज़ करी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या बोला कि ठीक है तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 लाख रुपए की मशीन है, उसने बोला कि तुम 5 इंस्टॉलमेंट में करके देना, लेकिन तुम जो ये दोगे तुम 25,000 की 5 इंस्टॉलमेंट दोगे, तो 5 की 25 से करोगे तो 1,25,000। तो ये जो 25,000 है ये हमारी फाइनेंशियल इनकम है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी इसको हम राइट ऑफ करेंगे 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल में 25 डिवाइड बाई 5, तो 5-5 हज़ार हम पर ईयर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे किसमें, उसमें P&L में, और हम जो कॉस्ट है वो 1 लाख को ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे बुक्स में। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज मतलब अभी शॉर्ट में बता देता हूँ एक्सचेंज में क्या होता है। अगर तुम किसी चीज़ को एक्सचेंज करो, मतलब तुम्हारे पास कोई मशीन थी जो एक 8,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, तुमने सोचा यार ये तो कम कर रही है, हमारी रिक्वायरमेंट 10 की है, किसी के पास 10 वाली है, तुमने उसको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो उसकी जो ये जो एक्सचेंज है ना, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हम इसको नीचे दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहीं रह देते हैं, हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अभी हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। परचेज या सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में हम इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। इफ PPE इज़ परचेज और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, PPE इज़ रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट एंड कॉस्ट इंक्लूड, हम इसको कॉस्ट पे इंक्लूड करेंगे। और कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग PPE टू लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी कहाँ से, फॉर एग्जांपल दिल्ली से, और मैं बैठा हूँ यूपी में, ठीक है। यूपी में जितने की परचेज़ की वो कॉस्ट, उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, यूपी तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए वो कॉस्ट, प्लस वो किस तरह से सेटअप होगी, क्या क्या हमारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या बेस बनेगा, उसके ऊपर वो मशीन खर्च स्टार्ट होगी। तो मतलब जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि हाँ मुझे मशीन इस तरीके से चाहिए, इस जगह पर लगी होनी चाहिए, वहाँ तक लगाने तक का जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अब उसको आगे देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, परचेज प्राइस, जो हमने परचेज प्राइस किया वो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, वो ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब वो जो हमारा सप्लायर है उसने बोला कि चलो ठीक है 10% ऑफ देते हैं, या फिर रिबेट गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, उसको हम माइनस कर देंगे। फिर इंपोर्ट ड्यूटी एंड परचेज टैक्सेस, दिल्ली से हमने परचेज़ किया और हम यहाँ पर यूपी में लाए, कुछ टैक्सेस लगे होंगे, अगर वो टैक्सेस रिफंडेबल हैं या हमें गवर्नमेंट हमें उसको रिफ़ंड दे देगी या उसका क्रेडिट दे देगी तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज इंक्लूड कर लेंगे। ये सारे के सारे जितने भी केस होंगे टैक्सेस वाले, अगर वो रिफंडेबल हैं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर नॉन रिफंडेबल है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है, तो हम उसको नॉन रिफंडेबल मानेंगे और उसको इंक्लूड कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इफ़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, कॉस्ट एज्यूम इट एज नॉन रिफंडेबल, और उसमें कॉस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर लो। स्टाम्प ड्यूटी जनरली लगती है अगर हम कोई लैंड वगैरह खरीद रहे हैं तब, या फिर अगर कोई और चीज़ भी खरीद रहे हैं उसको अगर उस पर एप्लीकेबल है स्टाम्प ड्यूटी तो वहाँ भी लगेगी। कोई लीगल फीस, ऑन वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ीस फॉर बिल्डिंग एसोसिएशन, अगर तुम्हारी कहीं कॉमर्शियल प्लेस में कोई बिल्डिंग ली है तुमने, तो वहाँ की जो एसोसिएशन होती है वो जो बोलती है कि ठीक है तुम बिल्डिंग की कॉस्ट ले रहे हो, जो ले रहे हो वो ले रहे हो, लेकिन आपको जो हमारा एरिया है इसके अंदर जो एसोसिएशन बन रही है उसकी कुछ फ़ीस देनी होती है, तो तुम उसकी फ़ीस दो, तो उसकी फ़ीस दोगे तुम वहाँ पर भी उसको भी इंक्लूड करोगे। अदर हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, इनिशियल डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब हमने बात कर ली। इंस्टॉलेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, जो कंसल्टेंट है इंजीनियर है उनकी कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, जो बेस बनता है वो, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कॉस्ट, कोई म्यूनसिपैलिटी वगैरह से कोई अप्रूवल चाहिए तो उसकी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड जो भी लगने वाले हैं, टेस्टिंग कॉस्ट, हमने उसको लगा दिया। मैनेजमेंट चाहता है कि पहले हम एक
प्रोडक्शन बिग स्केल लेवल पर जो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले, उससे पहले हम कुछ सैंपल बेसिस पर टेस्ट करके देखते हैं। उस सैंपल बेसिस पर जो टेस्टिंग है होगी, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टेस्टिंग को इसलिए इंक्लूड हो रही है कि हमारी डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या चाहेगा, जब मैं इसको स्टार्ट करूँ उसमें कोई दिक्कत ना आए और जब हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करें वो स्मूथली हो। तो उस कंडीशन तक लाने के लिए जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होगी वो सब कॉस्ट का पार्ट होगी। पीवी ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये क्या है, अगर हमने कोई मशीन लगाई, वो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके ऊपर एक मशीन रखी गई होगी। जब हम इस मशीन को हटा देंगे या फिर दूसरी मशीन लाएंगे, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हटाने की जितनी भी कॉस्ट आएगी उसकी प्रेजेंट कॉस्ट, क्योंकि ये हो सकता है कॉस्ट हमारी 10 साल बाद आए, लेकिन 10 साल बाद वाली कॉस्ट को हम आज तो इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो 10 साल वाली कॉस्ट आने वाली है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा प्रेजेंटली एक रेट चल रहा है कॉस्ट, मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक रेट चल रहा है, कि इस रेट पे हमें उसको डिस्काउंट कर लेना है आज के दिन, उसको इसमें इंक्लूड कर देना है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ये जो हमारा पीवी है इसको हम अनबाउंड करते रहेंगे जब तक वो हमारी फाइनली कॉस्ट लग नहीं जाती। और जो भी उसमें चेंजेस होंगे उसको हम आगे देख लेंगे, हमें इसको कैसे अकाउंटिंग करनी है। अब ये तो हमारा इंक्लूज़न हो गया कि ये चीज़ हमारी इंक्लूड होगी। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको हमें एक्सक्लूड ही करना है पीवी की कॉस्ट से। हमें लगेगा ये इसमें इंक्लूड होना चाहिए, बट हमें नहीं करना है, वो बहुत क्लियरली दिए हुए हैं। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब ये लगता तो क्योंकि मैनेजमेंट क्या जा रहा है, इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो ये भी चाहेगा कि जो हमारा स्टाफ है वो भी ट्रेंड हो चलाने के लिए, बट नहीं, यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। ट्रेनिंग कॉस्ट, रिलोकेशन कॉस्ट, कहीं हमने कहीं और दूसरी जगह फैक्ट्री ले ली, वहाँ पे हमें रिलोकेट करना पड़ रहा है अपने वर्कर्स को, उसकी रिलोकेशन की कॉस्ट वो नहीं लेंगे। हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, ओपनिंग सेरेमनी की, इनॉग्रेशन किया, वो उसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं लेंगे। हमने कोई मशीन का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है या फिर डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, उसकी कॉस्ट वो नहीं होगा। एडमिन, जनरल, सेलिंग, एलोकेटेड ओवरहेड ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट, मतलब फॉल्टी डिज़ाइन हो गया, ये स्ट्राइक कर दी किसी ने, या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉस्ट, इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हम नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग लॉसेज, मतलब मशीन के चलने से हमारे कुछ लॉसेज हो गए, मतलब जितनी की हमारी सेल होनी थी नहीं हुई और उसकी वजह से हमारे लॉसेज हो गए, तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई हमने जल्दी सेटलमेंट कर लिया, उसके बेस पे हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया सप्लायर से, या फिर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, मतलब हमने कुछ मशीन परचेज़ करने के लिए कुछ लोन ले लिया, उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अनलेस वो इंड AS 23 ने अलाउड की हुई है। एक सब्सटेंशियल पीरियड होता है, अगर तुम जनरली वो उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो तभी लगता है। वो इंड AS 3 में हम पढ़ लेंगे आगे चल के कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह नहीं लेते जनरली, हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम इंसिडेंशियल विल बी रिकॉग्नाइज इन PNL। अब ये क्या चीज़ है, अब तुम कोई बिल्डिंग बना रहे थे, ठीक है, फैक्ट्री बना रहे थे। फैक्ट्री बनाने से पहले, मतलब वो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगी, पहले यहाँ की वॉल्स होगी, यहाँ की होगी, ठीक है, फिर बीच में वो कुछ काम स्टार्ट होगा। लेकिन तब तक ये खाली पड़ी है, यहाँ पे साइड में कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके, या फिर कोई भी मेन रोड है, वहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत है। तो तुमने क्या किया, जब तक ये साइट प्रिपेयर नहीं होती, तुमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और वहाँ पे उसने अपना पार्किंग गैरेज बना लिया। अब इससे जो इनकम आएगी, तुम इस इनकम को इस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस नहीं कर सकते, ये हमारा एक्सक्लूड होगा। ये जो भी इतनी तुम्हारी इनकम आएगी ये तुम्हारी डायरेक्टली अदर इनकम में जाएगी, PNL में जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम इंसिडेंशियल एक्टिविटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन PNL एंड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ PPE। या फिर दूसरा केस हो सकता है, तुम्हारी कोई मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई, तुम्हें उसका इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो तुम उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो सीधा तुम्हारा PNL में जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। ओके, अब हम इसकी अकाउंटिंग दे लेते हैं। हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं। अकाउंटिंग ऑफ PPE।
एट बिगिनिंग जब हम परचेज़ करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पीपीआई हमारे पास हमारी एसेट बढ़ गई तो हमने उसको डेबिट कर दिया, हमारे पास से क्या जाएगा, बैंक जाएगा या फिर हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसको हमने क्रिएट कर दिया। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी ये जो हमने लास्ट में देखा था ना, ये पीवी ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि हम इसको अनबाउंड भी करने वाले हैं। 8 पीवी ये हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे ये हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। हमने इसको अलग से इसलिए यहाँ पे दिखाया या फिर पेबल में हमने नहीं दिखाया इसको, वो रीज़न है कि इसको हम इसको अनबाउंड करने वाले हैं। ये हमारी जितना भी पीरियड होगा उस अनबाउंडिंग का, उसके हिसाब से हमारी वो पीएनएल पे जाएगी, ठीक है। अब ईट एट ईच ईयर एंड, हर साल अब हम उसको कैसे दिखाने वाले। हमने स्टार्टिंग में तो कॉस्ट पे इसको इंक्लूड मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हो सकता है हमने कुछ, जैसे कि ये प्रोविजन, ये लायबिलिटी है डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, इसको पीवी दिखा, इसको अनबाउंड करेंगे तो उसका प्रोविजनल फॉर डिस्काउंटिंग लायबिलिटी करेंगे, मतलब ये फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ये हमारी कहाँ जाएंगी, पीएनएल में, और इसका हम प्रोविज़न बना लेंगे, प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, ठीक है। अब ये जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट आई है इसको हम पीएनएल भेज देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट। अभी हमने मशीन या फिर फैक्ट्री जो हमने कंस्ट्रक्ट की है इस पर हम कुछ डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, या फिर उसको हम एक्यूमुलेशन बेसिस पे दिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है पीपी है उसको हम ग्रोथ वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे। जो हमारा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है इसको हम पीएनएल में भेजेंगे उसी टाइम पे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारी मतलब ये हर साल ये काउंटिंग होने वाली है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एस लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ 50,000, लाइफ कितनी है 3 साल, डेप्रिसिएशन में कैसे क्लेम करना है, एसएलएम बेसिस पे, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी है और कब इनकट होगी 3 साल बाद 1,000 रुपये, और डिस्काउंट रेट क्या है 10%। तो हमारी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, एक तो होगा हमारा कॉस्ट में मशीन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर पीपी प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट है कितनी 50,000 रुपये, प्लस कुछ अदर कॉस्ट हमारी नहीं है, बट क्या है हमारी पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, वो कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,000 है, ठीक है। वो कब होगी हमारी 3 साल बाद। हमारा रेट क्या है 10%, 1.1 की पावर 3। अब हम इसको डिस्काउंट कर लेंगे, या तो हम इसको ऐसे कर ले, इसको डिवाइड करके कर ले, या फिर इसकी जो हमारी यूनिटी फैक्टर है उसको निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर ले, सेम ही बात है, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा इसका 751, 751 आएगा, ठीक है, प्लस 751, हमारा कितना हो गया है टोटल 50,751। ओके, ये हमारी हो गई कॉस्ट। अब हम इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। हमें पहले इसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी साल इसकी वैल्यू कितनी है 3 साल है, लाइफ कितनी है 3 साल, डिवाइड बाई 3, डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ गया = 616,917, ये हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस चीज़ में एक चीज़ और होगी, ये जो हमारी पीवी है इसको हम अमोर्टाइज टेबल बना के इसको क्या करेंगे अनअमोर्टाइज भी करेंगे, ठीक है। अमोर्टाइजेशन टेबल बना देते हैं।
ईयर 1 2 3 ओपनिंग बैलेंस, फिर हम इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाले हैं, या 10% ही होने वाला है, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस। हमारा ओपनिंग कितना है 751, इस पे हम 10% करेंगे, 751 इंटू 10%, 75, ठीक है, 75.1 आ रहा है। हमारा एक्चुअल पेमेंट कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअल पेमेंट को हम मैंने कुछ ऐसी डेट लगा देंगे, तो हमारा कितना हो गया 826.1। अब हमारा ओपनिंग क्या हो गया, यहाँ से क्लोजिंग आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो गया 826.1 इंटू 10%, कितना हो गया 82.61। हमारा एक्चुअल पेमेंट कुछ है नहीं, तो हमारा क्या हो गया 908.71, 908.71 इंटू 10%, कितना हो गया 90.87। हमारा एक्चुअल पेमेंट कब है, कितना है 1000 प्लस ये कितना आ रहा है 999.58। तो हम इसको क्या कर लेंगे, अप्रोक्स कर लेंगे, और यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं 908.71 माइनस 1000, तो हमारा कितना आ रहा है 91.29 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसको हम पर ईयर P&L में डेबिट करते रहेंगे, P&L में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अब हमारी अकाउंटिंग देख लेते हैं क्या होगी। अकाउंटिंग देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर क्या होगी, फर्स्ट ईयर जब हमने परचेज करी, PPE अकाउंट डेबिट कितने से, क्या वैल्यू थी हमारी 50751, 50751 टू बैंक, अगर हमने कैश किया है, अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो पेबल, ठीक है, कितना 50,000 टू PV ऑफ डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी कितनी 751, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में बोला जाएगा कि नरेशन भी लिखो, तो हम नरेशन लिख देंगे लाइन में क्या है, PP इज परचेस्ड, ओके। जो हो गया हमारा यहाँ तक ईयर बिगनिंग का हो गया, ठीक है। अब ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड, इसमें क्या क्या चीज़ होगी, एक तो जो हमारी ये हमने इसको अनबाउंड किया है, हमारी जो फाइनेंशियल इनकम है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसको हमने अनबाउंड किया है, ठीक है। तो हम उसको P&L में भेजेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, कितने से हुई है हमारी 75.1, ठीक है। और क्या चीज़ होगी, हमने डेप्रिशिएशन भी क्लेम किया होगा, चार्ज किया होगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी की वैल्यू हमने कम कर दी, कितने से, डेप्रिशिएशन कितना आ रहा था हमारा, ये रहा 16,917, ठीक है। अब ये जो हमारा डेप्रिशिएशन है और ये हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसको हम P&L में भेजेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल कॉस्ट टू डेप्रिशिएशन। इसको हम या तो कंबाइन कर दें या फिर अलग अलग करके कर दें, दो एंट्री कर दें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जन कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 16917 प्लस 75.1, क्या होगी इसकी वैल्यू 16992.1
और इसकी 75.16917, ये हमारी पूरी अकाउंटिंग हो गई फर्स्ट ईयर की। ठीक है, हमारी फर्स्ट बिगनिंग के तो हमारी रिपीट नहीं होगी, बट ये 3 साल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, जब 3 साल रिपीट हो जाएगी, जो भी हम ये फाइनेंशियल कॉस्ट पेडर में डाल रहे हैं ना, ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी पूरी, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1000 को हो जाएगी। और जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो प्रोविज़न को हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविज़न ख़त्म कर देंगे, प्रोविज़न को डेबिट कर देंगे और बैंक से पेमेंट कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया अभी पूरा कॉस्टिंग की अकाउंटिंग हो गई, इनिशियल कॉस्टिंग की अकाउंटिंग हो गई। अब आते हैं, अगर हम डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे परचेज़ करते हैं तो इफ़ PPE एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड सेटलमेंट टर्म, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर द अमाउंट नॉर्मल प्राइस, मतलब किसी मशीन का प्राइस 1 लाख था, हमने उसको 1,25,000 में ख़रीदा क्योंकि हम उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले थे। ये जो 25,000 रुपये ये हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, लेकिन हम रिकॉग्नाइज कितने पे करेंगे, 1 लाख रुपये करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर द नॉर्मल परचेज प्राइस इज़ रिकॉग्नाइज एज फाइनेंशियल कॉस्ट इन P&L over the credit period and not included in the PPE cost. If normal price not given, then calculate discounting future payment. हमें नॉर्मल प्राइस नहीं दिया हुआ इसमें 1,25 का, तो हमें पता चल गया कि 1 लाख रुपए की दी हुई थी, 25 की दे जा रही है अब। ठीक है, हम जो 25 है वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी और बाकी हमारा कॉस्ट हो जाएगी जो हम रिकॉग्नाइज करनी है। अब हम इसको देख लेते हैं अकाउंटेंसी कैसे होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। H Limited purchase a machine for which payment will be made in 3 equal installment of 5,000 starting from first year and discounted with 10%। जनरल एंट्री बताओ, मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ इंस्टॉलमेंट दी हुई है, नॉर्मल प्राइस नहीं दिया हुआ कि नॉर्मल प्राइस कितना होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, डिस्काउंट रेट है। तो इस 5,000 को हमें कब कब मिलेगा, इसको डिस्काउंट कर लो आज, कि अगर हम सारा का सारा पेमेंट डाल देते हैं तो कितना चाहता। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। ईयर 1 2 3 3 साल में होने वाला है पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से करने वाले, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ गई हमारी। पेमेंट कितना मिलने वाला है हमारा, जाने वाला 5,000 रुपये। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 10 की निकाल लो, कितनी होगी, पहले साल की 0.9019, दूसरे साल की 0.826 और थर्ड ईयर की 0.751। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4545 41303755। इसका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,430। ये 12,430 हमारी नॉर्मल प्राइस है। और हमारी फिर ये फाइनेंशियल कितनी हो गई, ये कि इसका कितना हो गया, 15 में से माइनस कर दो 12,430 यानी कि 570। ये हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखते हैं कि हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने आने वाले हैं। मतलब हमारे टोटल एक्सपेंस कितने होंगे, 15,000 माइनस 12,430 2570 होंगे। लेकिन 2570 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा तो वो लगेगा किस पे, 12,430 पे। लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट इस पर इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद इस पर जो इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करके नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनअमोर्टाइज टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम उसको बना लेते हैं। अमोर्टाइज टेबल है, टाइज टेबल या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेशन। सॉरी, इसको कैसे बनाएंगे, ईयर 3 साल है, ओपनिंग बैलेंस कितना जैसे हमने पीछे बनाई थी, इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, कितने परसेंट लगने वाला है, 10% से, एक्चुअल पेमेंट कुछ हुआ क्या, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, 12,430। 12,430 के ऊपर ही हम 10% लगाएंगे तो 12,43। एक्चुअल पेमेंट कुछ हुआ नहीं
तो हमारा क्लोजिंग कितना हो जाए, एक्चुअल पेमेंट हुआ है ना एक्चुअली, हाँ एक्चुअल पेमेंट क्या है हमारी, इंस्टॉलमेंट ये रही 5,000। तो हमारा क्लोजिंग कितना बचा 8,673। 8,673 हमारा ओपनिंग हो गया। इस पे 10% लगाया 8,867 30 पैसा आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अभी पेमेंट कितना हुआ 5,000, कितना बचा हमारे पास 4,540। 4,540 हमारा हो गया ओपनिंग। इस पे इंटरेस्ट लगाया 454, हमारा पेमेंट कितना हो गया 5,000 है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ 54 ना हो गया 60 हो जाएगा क्योंकि राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से 460 हो जाएगा। अब हम इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगी, बिगनिंग में पीपी टू बैंक या पेबल कर लेते हैं क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। कितना 12,430। ईच ईयर एंड पे क्या क्या होगी, एक तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। डेबिट टू प्रोविज़न नहीं पेबल, क्योंकि हम ये पेबल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम ना 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं एवरी ईयर, तो उस इंस्टॉलमेंट को पूरा करने के लिए पेबल में दे रहे हैं। कितने क्या है, इंटरेस्ट हमारा कितना आया 12,43। थर्ड ईयर में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही डेप्रिसिएशन भी आएगा। डेप्रिसिएशन टू पीपीई, कितने से डेप्रिसिएशन कितना आएगा, हमारी कितनी कॉस्ट है 12,430 डिवाइड बाई 3। 12,430 डिवाइड बाई 3 हमारा कितना गया डेप्रिसिएशन 4143। लेकिन इसमें एक चीज़ और छूट गई हमारी, क्या कि जो हम 5,000 का पेमेंट दे रहे हैं, 5,000 का पेमेंट कर इसकी तो एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, हम पेबल को क्रिएट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इस बार पेबल डेबिट हो जाएगा। पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 5,000। और यहाँ पर ये जो दो एंट्री है इंटरेस्ट की और डेप्रिसिएशन की, इसको हम कहाँ चले जाएंगे P&L में। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू डेप्रिसिएशन, कितने से 41,43 से ये हो जाएगा, 12,43 से ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 53,86। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं थर्ड केस। इफ़ पीपीई इज़ एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, इफ़ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज़ कॉमर्शियल सब्सटेंस। अब कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज़ नीचे दिया हुआ देख लेते हैं, अगर हम कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं और वो इफ़ेक्ट करता है कैश फ्लो को ऑफ द एंटिटी। ठीक है, जैसे कि हमने एक पीपीई एक्सचेंज की 1,000 यूनिट के बदले में हमने एक 8,800 यूनिट वाली पीपीई दी। मतलब हमें रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 1,000 यूनिट की थी, लेकिन हमारी जो पीपीई थी मशीन थी वो 800 यूनिट 1,000 वाली की रिक्वायरमेंट थी और हमारी मशीन 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी। तो हमने क्या किया, उसको एक्सचेंज कर ली और हमने उस एक्सचेंज के बदले में क्या दिया, एक्सचेंज में मतलब क्या किया, हमने अपनी मशीन को स्वाइप कर लिया और क्योंकि हमने ज़्यादा वाली ली है तो हमने कुछ कैश देना पड़ा होगा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। हमने अभी सिर्फ समझा है कॉमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इसका क्या मतलब है कि हमने कोई वेयर हाउस था हमारे सेम लोकेलिटी में, उससे हमने अपनी एंटिटी का दूसरी एंटिटी से एक्सचेंज कर लिया विद इन द सेम एरिया, उससे हमारे कैश फ्लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हमारा नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो कॉमर्शियल सब्सटेंस की वजह से होगी। और नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस की वजह से कौन सी होगी वो भी देख लेते हैं। इफ़
इफ़ कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, प्रियोरिटी वाइज देखेंगे हम उसको कि जो हमारे पास असेट थी उसकी जो वैल्यू थी, हमने जो अपनी असेट गिवन अप करी उसकी क्या वैल्यू थी उस पे, अगर वो हमारे पास क्लियरली अवेलेबल नहीं है तो हम सेकंड पे जाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम जाएंगे जो हमारे पास एसेट थी उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी। इसको हम स्टेप वाइज जाएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ओके, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं शॉर्टकट में, इसको हम याद रख सकते हैं FGRCG, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप। मतलब आप कैसे भी याद रखो, दो तो स्टार्टिंग का फेयर वैल्यू गिवन अप और रिसीव, दूसरा क्या है कैरिंग वैल्यू गिवन अप। और इसका जो थर्ड है और जो नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस का है वो दोनों सेम, रिकॉग्नाइज पीपी एक्वायर्ड एट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप। इसको याद रखना है, बहुत ईजी है। इसका क्वेश्चन आएंगे, हम देख लेंगे, भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें देख लेंगे। इफ़ कैश ऑल्सो पेड अलोंग विद द एसेट टू एक्वायर PPE देन एड अमाउंट ऑफ कैश पेड इन द अबव अमाउंट और वाइस वर्सा। यानी कि जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, हमने 800 यूनिट वाली मशीन दी और 1000 वाली ली। 1000 वाली ली तो हमने कुछ ना कुछ पैसे भी दिए होंगे, तो जो पैसे दिए वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। या फिर दूसरा क्या सोचता है, हमारे पास 1200 वाली थी, हमें चाहिए 1000 वाली दी, हमने जो 1200 वाली दे दी, 1000 वाली ली, 1000 के साथ साथ हमने कुछ पैसे भी लिए होंगे, तो वो पैसे हम इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, वो यही कह दिया हुआ है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, मतलब जब क्वेश्चन आएगा उसको समझेंगे तो ईजिली हमें समझ आ जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हम इसकी अकाउंटिंग देख लेते हैं। PPE डेबिट, सी अबाउट, मतलब जो हमें दिया फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव, कैरिंग वैल्यू ऑफ गिवन अप, नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस का फेयर वो कैरिंग वैल्यू ऑफ गिवन अप, वो हम देख लेंगे वहाँ से PPE की वैल्यू क्या होगी। फिर कैश रिसीव्ड पेड, अगर हमने कोई कैश रिसीव किया है विद द मशीन तो हम वो भी इंक्लूड कर लेंगे। लेस ये लॉस ऑन एक्सचेंज, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। टू कैश, अगर हमने कोई कैश पेड किया है वो, और जो हमने एसेट गिवन की है वो, इसकी हमारी एसेट गिवन अब हम करेंगे इसको कैरिंग वैल्यू। और अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर हम जो एसेट दे रहे हैं वो गिवन कैरिंग वैल्यू पर दे रहे हैं, और जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि जो हमारी एसेट्स आने वाली हैं उसकी क्या वैल्यू होगी वो किस चीज़ पे डिसाइड होगा, वो हमारे ऊपर रूल दिया हुआ है रिकॉग्निशन का कि हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। लेकिन जब फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सचेंज ना होता, हम मशीन बेच रहे होते तो उस पर जो प्रॉफिट होता है हम कैसे करते हैं, मतलब सेल अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट जितने की भी सेल हुई, टू कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब 800 रुपये की एसेट है, 100 रुपये का ये हो तो बाकी 200 रुपये कहाँ गए, प्रॉफिट हो गया हमारा। ये चीज़ है, ठीक है, तो हमारी कैरिंग वैल्यू पे जाएगी। और जो भी हमारा बैलेंस नहीं फिगर होगा, अगर वो क्रेडिट साइड में आया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट साइड में आया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ PPE एक्वायर्ड, PPE कैश पेड और रिसीव्ड। यहाँ पे पेड और रिसीव क्यों, अभी जो एग्जांपल दिया था वो 1000 यूनिट वाला और 1200 यूनिट वाला वो सेम। और प्रॉफिट कैसे इंक्लूड होगा, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, सेम एज यहाँ पे ये रही। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन आ जाए, और बहुत ईजीली, मतलब बहुत ईजी वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास आएगा क्वेश्चन तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, उसको देख लेंगे। हम देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ PPE। हमारे पास 3 मेथड होते हैं, SLM, WDV और आता है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जनरली हमारे पास SLM और WDV यूज होता है 16 में, मतलब दिया हुआ तो हो भी सकता है, ज़्यादा इसका क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। इससे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले में,
नहीं सॉरी, इंटेंजिबल एसेट्स वाली में इंड AS 38 में, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ हम देख लेंगे इसको। एक बार इंड AS 16 तुम सही से पढ़ लो, बाकी सारा कॉपी पेस्ट एज इट इज़ 38 भी यानी कि इंटेंजिबल एसेट और इंड AS 40 भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब तीनों ही सेम है। जो एक्सेप्शन है सिर्फ हम वो एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, बाकी सारा सेम ही रहने वाला है। तो अभी को देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कभी स्टार्ट होगा लगना जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाएगी। अवेलेबल फॉर यूज़ कब होगी? जब वो इंटेंडेड जैसी कि हम मैनेजमेंट को चाहिए उस कंडीशन में आ जाएगी, तो वो अवेलेबल फॉर यूज़ है। ओके, डेप्रिसिएशन चीज़ कब हो जाएगा? या तो वो हमने क्लासीफाई कर दी हेल्ड फॉर सेल, या फिर उसको डिरिकॉग्नाइज कर दिया यानी कि सेल कर दी। इंड AS क्लासीफाई सेल मतलब 105, अगर कोई हम एसेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसको साइड में रख देते हैं और उसको बोल देंगे कि हमने क्लासीफाई कर दी सेल के लिए। उस पर फिर डेप्रिसिएशन भी लगना बंद हो जाता है, इम्पेयरमेंट होना भी बंद हो जाता है। इम्पेयरमेंट भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन PPE कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब हमने कोई PPE है, PPE पे ये हमारी लैंड है, इसके ऊपर हमने बिल्डिंग वो बना ली बिल्डिंग, तो इसमें दोनों क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बिल्डिंग पे लगता है, तो हमें इसका प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, कितने पे लैंड है कितने बिल्डिंग है, उसको हम देख लेते हैं। अगर लैंड है यूज़फुल लाइफ तो लैंड की अनलिमिटेड है, उस पर डेप्रिसिएशन तो बनता भी नहीं है, तो हाँ उस पर नो डेप्रिसिएशन बनेगा। लेकिन बिल्डिंग पे तो बनता है, उसकी यूज़फुल लाइफ लिमिटेड है, तो जितनी इसकी यूज़फुल लाइफ है उस यूज़फुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनेगा। अगर कोई भी चेंज होता है इन डेप्रिसिएशन मेथड, यूज़फुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बना जाएगा, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और जो भी उसका इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिवली दिया जाएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड था हमें करना था SLM पे, हमने कर लिया WDV, हमें बाद में चला कि नहीं यार SLM ही बेटर था, तो हमारा क्या एस्टीमेट में चेंज था। जैसे हो सकता है हमें लगेगा यूज़फुल लाइफ इसकी 5 साल होगी, फिर लगेगा नहीं यार 5 साल नहीं, अभी तो 5 साल, हमने 2 साल बाद देखा कि नहीं यार अभी तो ये 5 साल और चल जाएगी, यानी कि टोटल कितनी होगी 7 साल। तो चेंज ऑफ एस्टिमेशन है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो हम बाकी के सालों में देने वाले हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव चेंज होने वाला है। कैरिंग वैल्यू विल बी यूज इन SLM फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फ्यूचर। हाँ, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे हम SLM मेथड यूज कर रहे हैं, और हम पहले SLM मेथड पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम पहले भी SLM मेथड यूज़ कर रहे थे, अभी SLM मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहले इसकी यूज़फुल लाइफ थी कितनी? 5 साल टोटल में, और कॉस्ट थी 1000 रुपये, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना बनता था? 200 रुपये। अब 2 साल बाद पता चला कि इसकी नहीं यार इसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल और है, तो टोटल कितनी होगी? 7 साल। लेकिन 2 साल बाद उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बची? 600। तो यहाँ पर हम जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो कैरिंग वैल्यू पे लेंगे 600 पे, 600 डिवाइड बाई 5 यानी कि 120 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। अब देखते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। अब कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, कोई कार है, ठीक है, एक कार है, एक कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसका क्या होता है, इससे कार चलती है इंजन, बाकी ऊपर की बॉडीज़ होती हैं, विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ भी सारी बॉडी में इंक्लूड हो जाती हैं। तो हो सकता है कि जो उसकी बॉडी है वो तो 10-15 साल तक चले, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी जो गाड़ी का इंजन है वो 5 साल बाद चेंज कराना पड़े, या इसमें कुछ मेजर ओवरहॉल कराना पड़े, या फिर कोई पार्ट चेंज कराना पड़े जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो उसमें क्या है ना, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट कौन सा? एक तो हो गया हमारा कार, और दूसरा क्या हो गया कार के अंदर का इंजन, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार अच्छे देख लेते हैं। कंपोनेंट अकाउंटिंग, इफ पार्ट ऑफ PPE हैज़ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड डिफरेंट यूज़फुल लाइफ। अब इसमें डिफरेंट यूज़फुल लाइफ क्या? अगर किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर हमने कार और उसका एग्जांपल है, कार के इंजन का, और दोनों की लाइफ ही 15 साल है, तो हमें अलग करने की जरूरत ही नहीं है, सेम डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जो उस पर लगेगा वो उसी पर लगेगा। कहीं जहाँ पे यूज़फुल लाइफ डिफरेंट हो गई वहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि 15 साल पे हम 5 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, ये 15 साल वाली पे हम
5 साल वाली 15 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, तो उसको हम सेपरेट करके लगाएंगे। डिफरेंट यूजफुल लाइफ, देन दैट कंपोनेंट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली, मतलब कार और इंजन इस केस में दोनों अलग अलग डेप्रिशिएट होंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, कार की कॉस्ट है 20 लाख रुपए, लेकिन इसमें इंक्लूड है इंजन 5 लाख का। यूज़फुल लाइफ ऑफ कार कितनी है? 30 साल, बट यूज़फुल लाइफ ऑफ इंजन कितनी है? 10 साल। ठीक है, अब इसमें सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। डेप्रिसिएशन ऑन कार 15 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख इसका हमने किया इंजन का, डिवाइड बाई 30, तो इसका कितना हो गया? 50,000 रुपये पर मंथ। अब डेप्रिसिएशन इंजन, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, लाइफ कितनी है? 10 साल, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख रुपये। अब कैरिंग वैल्यू क्या है कार की? मतलब 5 लाख में से 50,000 के डेप्रिसिएशन के इंजन के, तो 4500, 4,50,000 बचे। और कार का 15 लाख की कार है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 50,000 का, 4,50,000 बचे, 14,50,000 बचे, टोटल कितना बचा? 19 लाख। ठीक है, ऐसा करेंगे। इफ़ कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड, अगर कंपोनेंट हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत बढ़िया वाले हैं, इसको अच्छे से देख लो। इससे क्वेश्चन आते हैं, इफ़ कंपोनेंट इज़ रिप्लेस्ड देन, जो हमारा कार का कंपोनेंट है, जैसे कार में हमारा इंजन था, अब वो रिप्लेस हो गया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इसमें 2 केस हो सकते हैं। जो हमारा कंपोनेंट था वो हमें स्टार्टिंग में पता था कि वो इतना का है, इतना का कंपोनेंट, इतने की कार है, इतना का इसमें इंजन है। जनरली ये नहीं होता ऐसा कि कार तो पूरी मिलती है, उसका बाइफिकेशन नहीं मिलता। लेकिन जब वो इंजन हम चेंज कराएंगे तो हमें उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी इतना का आया। तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? उसकी अकाउंटिंग हम ऐसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे जो इस कंपोनेंट की, जो हमारा ये अभी पार्ट चेंज हो रहा है, इसकी जो कॉस्ट आ रही है ना, वही कॉस्ट उसकी थी जो वो इंजन कार के साथ आया था। लेकिन उसमें टाइम डिफरेंस हो गया, हो सकता है 5 साल में उसकी लाइफ कुछ और हुई, उसकी कुछ हो रही है, इन्फ्लेशन का डिफरेंस आएगा। तो जो आज की कॉस्ट आई है उसको हम पीवी कर लेंगे जब हमने कार परचेज की थी, और उसकी कॉस्ट को, उसकी कैरिंग वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, और जो हमारी कार अभी ली है परचेज़ की उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको देख लेते हैं डिटेल में। इफ़ कंपोनेंट इज़ रिप्लेस्ड देन एड कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट इन कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी, क्योंकि पीपी पे भी डेप्रिसिएशन लगाओ, पीपी क्या इंक्लूड करी दोनों चीज़। ठीक है, माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट फ्रॉम कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी है। इफ़ कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन रिप्लेसमेंट डेट इज़ नॉट गिवन, जनरली ये गिवन नहीं होंगी, देन कैलकुलेट इट बाई अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या करना है हमें? टेक कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, जो हम पार्ट अभी इसमें रिप्लेस करने वाले उस पार्ट की कॉस्ट क्या है वो एज्यूम कर लो कि जो अभी नए वाले की कॉस्ट आ रही है यही कॉस्ट सेम जो हमने ओरिजिनली परचेज़ किया था कार के साथ में उसकी थी, लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ गया। तो उसको क्या कर लो, जो हमारी न्यू पार्टी कॉस्ट है उसको हम पीवी कर लेंगे, और हम एज्यूम कर लेंगे कि यही कॉस्ट थी, यही हमारी कैरिंग इस कॉस्ट थी किसकी, जब हमने कार के साथ में परचेज़ किया था। पीवी इट टू द इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड पार्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड पार्ट यानी कि जो कार के साथ आया था, ट्रीट इट एज द कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, ये हमारी कॉस्ट हो गई। इसको हम ना एक टाइम लाइन से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे करी 1, 4, 15, और यहाँ पे हो गया 31, 3, 20। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं यहाँ तक कि हमारे हो गए हमारे 5 साल। अब यहाँ पर हमने कार कितनी खरीदी? 20 लाख की, और यहाँ पे हमने कंपोनेंट चेंज करना है, 5 लाख का है, अभी 5 लाख का है। लेकिन ये आज तो 5 लाख का है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता ना यहाँ पे ये पहले कितने का था, तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर जो ये कॉस्ट है ना, इसको हम 5 साल का डिस्काउंट कर लेंगे, पीवी कर लेंगे, और एज्यूम कर लेंगे यहाँ की जो कॉस्ट थी वो यही थी। एज्यूम करते हैं
यहाँ पीवी करके हमारी कॉस्ट आई 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ पर इसकी कॉस्ट आई और बाकी की कॉस्ट कितनी होगी 16 लाख, तो हमारा टोटल 20 लाख हो गया। ये तो कॉस्ट आई है, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा 5 साल में। 4 लाख में 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा कितना 80,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते इसका डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा, पूरा लग गया होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये मतलब ये एग्जांपल था, कंप्लीट फिट नहीं बैठा है, अभी हाथ बनाया हुआ एग्जांपल था, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब इसके स्टेप देख लिए हमने। डिडक्ट डेप्रिसिएशन ऑन अबव अमाउंट अप टू डेट ऑफ रिप्लेसमेंट डेट, इट इज ट्रीटेड एज कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन रिप्लेसमेंट डेट। जब हम जो हमारी कॉस्ट आई है उस पर से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो जो रिप्लेसमेंट डेट पे हमारी कैरिंग वैल्यू है वो आ जाएगी, और उसको हम क्या करेंगे टोटल पीपी कैरिंग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और जो नई कॉस्ट की नई पार्टी कॉस्ट होगी उसको इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा ये काउंटिंग हो जाएगी। एज्यूम लाइफ ऑफ सच पार्ट सेम एज एन पार्ट न्यू पार्ट। हाँ, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है न्यू पार्ट वाले की लाइफ 2 साल हो, हमें फर्स्ट वाले की पता ना वो 5 साल बाद ही रिप्लेस हो गया हो, तो हम उसको एज्यूम करेंगे वो जल्दी रिप्लेस हो गया, लेकिन उसकी लाइफ भी 10 साल ही थी। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, कार परचेज करी हमने कितने की 10 लाख की, और हमारी यूज़फुल लाइफ कितनी है 10 साल। इंजन रिप्लेस आफ्टर 3 years, कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन 2 लाख, डिस्काउंट रेट 10%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कैरिंग, पहले निकालें क्या कैरिंग वैल्यू ऑफ कार। कैरिंग वैल्यू ऑफ कार कैसे निकालेंगे, 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, और ये कितने साल की है 10 साल की, कितने साल बीत गए हमारे 3 साल, तो इंटू में 3 कितना हो गया 3 लाख। अब 10 लाख माइनस 3 लाख कितना बचा 7 लाख हमारी क्या बची कैरिंग वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट निकाल लेते हैं। न्यू पार्टी कितनी वैल्यू है 2 लाख, लेकिन 2 लाख जो वैल्यू है वो कब है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद हमें डिस्काउंट कर लेंगे इसको 10% है 1.1 की पावर 3, तो हमारी इसकी कितनी वैल्यू आ गई 2 लाख की वैल्यू आ गई हमारी 1,50,200। ठीक है, ये तो हमारी कॉस्ट आ गई इनिशियल में फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, लेकिन तब से अब तक हमारा डेप्रिसिएशन भी लगा होगा 3 साल तक। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन इसकी जो लाइफ थी वो कितनी थी, इतनी ही थी जितनी की हमारी एसेट की लाइफ थी। 1,50,200 डिवाइड बाई 10 इंटू में 3, कितना डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 3 साल का। हमारा डेप्रिसिएशन हो कितना 45,060। 45,060 को हम माइनस कर देंगे 150,200, 1,50,200 में से 45,060 को माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी क्या आ जाएगी इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी रिप्लेसमेंट डेट के दिन कितनी है, वह 1,05,140। और अब इसमें ऐड क्या कर देंगे जो हमने न्यू परचेज़ करी है कितने की, न्यू पार्ट कॉस्ट कितनी है 2 लाख। टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 लाख प्लस 2,000 9 लाख। 9 लाख में से माइनस करते हैं 1,05,140, तो हमारी वैल्यू आ गई 7,05,140।
94,860 डन। अब हम देख लेते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई कैसे होगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई हमारे पास दो मेथड है, या तो हम कॉस्ट मेथड लगा लें, कॉस्ट मॉडल लगा लें, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लें। कॉस्ट मॉडल में क्या होगा कि जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उसको डेप्रिसिएशन जो हर साल माइनस करके जितना भी नेट बचा उस पर हमारी पीपीई दिखेगी। और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा नहीं सॉरी, मैंने रिवैल्यूएशन के दो मेथड बता दिए। अभी हम यहीं पे देते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जितने की हमने परचेज़ करी उसको हम उसी पे दिखाते हैं, उस पर उसकी वैल्यू बढ़ रही हो घट रही हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जितने की हमने परचेज़ करी, जितने हम जो हमारी कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसी पे हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हर साल इसको चेंज नहीं करते। और दूसरा क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि हम हर साल इसको देखते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ रही तो हम उसको बढ़ा देंगे, घट रही तो घटा देंगे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। और ये जो मॉडल अप्लाई होते हैं ना, क्लास पे होते हैं अप्लाई, कि जैसे कि फर्नीचर एक क्लास हो गई, मशीनरी क्लास हो गई, और लैंड बिल्डिंग की क्लास हो गई। ये सब अलग अलग क्लास हैं। अगर एक के ऊपर कॉस्ट लग रहा है तो सबके ऊपर कॉस्ट लगेगा, मतलब पूरी क्लास पे लगेगा। मतलब जैसे फर्नीचर में 2-3 कैटेगरी है, ऑफिस फर्नीचर, टेबल फर्नीचर वगैरह, तो इन सब पे क्या लगेगा, एक ही मॉडल लगेगा। कॉस्ट लगा रहे तो कॉस्ट लगेगा, और रिवैल्यूएशन लगा रहे हो तो रिवैल्यूएशन ही लगेगा। ठीक है, अब देते हैं कॉस्ट मॉडल में। कॉस्ट मॉडल कैसे होगा, कॉस्ट कैरिंग वैल्यू कैसे हुई, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी तक डेप्रिसिएशन लगा वो, माइनस अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो उसको माइनस कर देंगे, जो बच्चा वो हमारा कैरिंग वैल्यू दिखेगा बैलेंस शीट में। अब रिवैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, कैरिंग वैल्यू क्या होगा हमारा, फेयर वैल्यू एट रिवैल्यूएशन डेट। जैसे कि हमने 1 लाख रुपये मशीन खरीदी पिछले साल, इस साल आके हमने देखा वो उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, तो हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होगी, जो आज की फेयर वैल्यू है यानी कि 2 लाख रुपये। फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन भी रिवैल्यूड अमाउंट पर चार्ज होगा। पहले 1 लाख रुपये हो रहा था, अब रिवैल्यूड हो गई 2 लाख रुपये, तो अब अगले साल से 2 लाख रुपये पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब इसके मेथड देख लेते हैं, क्या क्या मेथड है। डेप्रिसिएशन 2 तरीके से चार्ज हो सकता है, या तो डायरेक्टली कर लो या फिर एक्यूमुलेट कर लो। डायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे 1 साल हो गया उस पर डेप्रिसिएशन लगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीन थी, 10 साल इसकी यूज़फुल लाइफ थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये सॉरी, तो 10,000 1 लाख माइनस 10,000 हमारा कितना हो गया 90,000। 90,000 को हम ऐसे दिखा देंगे, 1 लाख रुपये को हम इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे। इट मीन्स पीपीई एट नेट कैरिंग वैल्यू, इसकी जो नेट कैरिंग वैल्यू है उस पर दिखाएगा। उस पर रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैसे होगा, अगर फेयर वैल्यू नेट कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन गेन हो जाएगा। रिवैल्यूएशन गेन का हो जाएगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, पीपीई टू रिवैल्यूएशन गेन। अगर लॉस हो जाएगा मतलब अगर हमारी फेयर वैल्यू कम होगी नेट कैरिंग वैल्यू से, तो हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंटेबल टू पीपीई। अब दूसरा मेथड इसमें क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली ना दिखा के इसको एक्यूमुलेट कर ले, और जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी ग्रोस अमाउंट पर ही आती रहे। एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम इसको जूम करेंगे कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैसा है। इट मीन्स पीपीई एट ग्रॉस वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शोन एज लायबिलिटी, क्योंकि पीपीई हमारी क्या है, एसेट, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी नेट एसेट बच जाएगी। हैंस ग्रॉस वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट कैरिंग वैल्यू। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई डन बाय 2 मेथड। अब रिवैल्यूएशन के भी करने के 2 तरीके हैं, एक डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, दूसरा रीस्टेटमेंट अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच में क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा रिवैल्यूएशन हुआ ना उसमें तुम उसी परसेंटेज से, मतलब तुम्हारा जितना भी अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन था उसको माइनस कर दो,
और जो भी तुम्हारा वैल्यूड अमाउंट है उस पर तुम रिकॉग्नाइज कर लो। दूसरा क्या है कि तुम डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं करो, डेप्रिसिएशन को उसी रेशियो में इंक्रीज़ कर दो जिस रेशियो में तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। मेथड 1 क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड एंड देन नेट कैरिंग वैल्यू विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज। फॉर एलिमिनेटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, पीपी की वैल्यू कम हो गई। इफ़ रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, और लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट डेबिट टू पीपी। अब मेथड 2 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोपोर्शनली एडजस्ट इंक्रीज डिक्रीज इन ग्रॉस कैरिंग वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन पहले हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के कितने परसेंट से हमारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है या फिर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। उसको हम कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, ये परसेंटेज में होगा। अभी जो हमारी फेयर वैल्यू आज के दिन पे उसको ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी फेयर वैल्यू है आज के दिन पे 2 लाख, हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी 1 लाख, और हमारी कैरिंग वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख कितना 100% का हमारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारी पीपी का वैल्यू कितनी थी 1 लाख रुपए, ग्रोस वैल्यू थी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से इसको 100% बढ़ा देंगे 2 लाख हो जाएगी, और हमारा रिवैल्यूएशन गेन भी 1 लाख रुपये हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी होगा वो हो जाएगा। उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना था 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कितना 100% से इंक्रीज़ कर दो 1 लाख हो गया। अब 2 लाख की तुम्हारी पीपी है, 1 लाख का तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो एक रिवैल्यूएशन कितना हो गया 1 लाख रुपये। मतलब वो नेट वही आ जाएगा, बस तुम्हारा तरीका चेंज हो जाएगा। इफ़ रिवैल्यूएशन गेन है तो पीपी डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन लॉस है तो पीपी क्रेडिट हो जाएगी उतने अमाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस टू पीपी। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लें क्या, एग्जांपल बना लेते हैं। क्या है, मशीन है हमारी, कितनी कॉस्ट है 1 लाख, जो हमने बोला है वही बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं पूरा, ठीक है। और फेयर वैल्यू कितनी है 2 लाख। अब इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि क्लियरली कि हमारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन गेन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले परसेंटेज इजिकल टू फेयर वैल्यू कितनी है हमारी 2 लाख माइनस नेट कैरिंग वैल्यू कितनी, नेट कैरिंग अमाउंट कितना है हमारा, नेट कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, नेट कैरिंग अमाउंट लिखेगा हमारा मशीन को ग्रोस अमाउंट ऑफ मशीन, ग्रोस कैरिंग वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये कितना है 1 लाख माइनस 50,000, तो यानी कि 50,000 हमारा नेट कैरिंग वैल्यू, नीचे भी नेट कैरिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 50,000। हमारा कितना परसेंट आ गया है 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, कितने गेन हुआ हमारा 300% रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। एग्जांपल लेना चलता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर देते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो हम कर लेते हैं छोटा छोटा करके। रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो हमारी पीपी बढ़ेगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन गेन। पीपी हमारी कितनी है फेयर वैल्यू 2 लाख
टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था कितना हमारा 50,000 इंटू 300% इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा, तो हमारा रिवैल्यूएशन 300% कितना हो गया हमारा 1.5 लाख। रिवैल्यूएशन कितना हो गया हमारा, फिर दोनों का डिफरेंस 1.5 लाख। ठीक है, मतलब सेम ही है। देखो यहाँ से देख लो, हमारी 1 लाख की मशीन थी, वो कितने की 2 लाख की, लेकिन ये 1 लाख की थोड़ी ना थी, इसमें 50,000 का डिप्रिसिएशन भी था। तो यानी कि हमारी 50,000 की थी, 2 लाख क्योंकि हमारा नेट कितना गेन हुआ 1.5 लाख का। उसी को हम यहाँ इस तरह से, ये मतलब अमाउंट सेम ही आएगा लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा वो देख करने का। ये एग्जांपल हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। मतलब रिवैल्यूएट हम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन गेन हो गया या फिर लॉस हो गया, उसके हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया है तो कुछ नहीं, अगर रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो हम उसको सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे, लॉस हुआ तो हम डायरेक्टली इसको P&L में डाल देंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रीवियसली हमारा क्या हुआ था, वो हमारा OCI में गया था, यानी कि हमारा गेन हुआ था, और अब क्या हो रहा है, अब भी हमारा गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा OCI में सरप्लस पड़ा वो उसी में ऐड कर देंगे। लेकिन पिछली बार हमारा तो सरप्लस में गया था, OCI में गया था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अब इसके इसमें क्या करेंगे, हम इसको P&L में थोड़ी ना डालेंगे सारा का सारा, जितना हमारा प्रीवियस, हम एग्जाम्पल से लेते हैं, पिछले साल हमारा फर्स्ट टाइम किया था हमने 100 रुपये का हमारा गेन हुआ था। ठीक है, ये एग्जांपल ले चल रहा है। इस साल भी हमारा गेन हुआ कितने का, 100 रुपये का, तो हमारा OCI में कितना चला गया, 200 हो गया टोटल। लेकिन इस बार केस क्या है दूसरा, पिछले साल तो हमारा हुआ था प्रॉफिट, OCI में गया था हमारा 100 रुपये, लेकिन इस बार कितना हुआ, हमें 200 रुपये का लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 200 P&L में डाल देंगे, नहीं, जो हमारा OCI में पड़ा हुआ है ना, पहले तो हम OCI का ख़त्म करेंगे। OCI का 100 ख़त्म किया, और 100 हम कहाँ से लेंगे, P&L से, और हम PP को कम कर देंगे 200 रुपये से। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब केस आता है दूसरा, ये एग्जाम्पल समझ आ गया, उसको हम हटा देते हैं। पिछली बार हमारा P&L में गया था 100 रुपये, और इस साल भी हमारा क्या हुआ, P&L में चला, इस साल भी हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 100 रुपये, तो हमारा 200 P&L में चला जाएगा। ये मतलब 100 भी यहाँ भी चला जाएगा, वहाँ भी चला जाएगा, दोनों साल में 200 चला जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, पिछले साल तो लॉस हुआ था, इस साल हमारा 200 रुपये का गेन हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया। अब क्या करें, 200 का 200 डाल दें, नहीं, OCI में डाल दें, नहीं, क्या करना है, जो हमारा पिछले साल लॉस हुआ था पहले हम उसको हम उस अमाउंट तक डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे, मतलब कि उस उतने अमाउंट से हम कम रिकॉग्नाइज करेंगे। इस बार हमारा गेन हुआ 200 का, लेकिन हमारा पिछले साल का कितना हो रखा है लॉस, 100 का, तो इस बार हम पिछले साल का माइनस करके 100 रुपये का ही रिवैल्यूएशन गेन OCI में डालेंगे फॉर बैलेंस डेबिट इन P&L। ठीक है, यही है, फॉर बैलेंस क्रिएट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, फॉर बैलेंस डेबिट टू P&L। सॉरी, यहाँ पर ना एक एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, हमने इस प्लस माइनस को गलत ले लिया है इसको दोबारा देख लेते हैं। सब्सिक्वेंट वाले में इशू है, पहला वाला भी ठीक है। सेकंड वाले में इशू क्या है कि पहले सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, इस बार रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, और प्रीवियसली क्या हो रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, अगर पहले अभी भी प्लस हो रहा है, पिछले साल भी प्लस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा। पिछली बार प्लस हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इस बार माइनस हो रहा है, लेकिन जितना इस बार प्लस हो रहा है, लेकिन कितना पहले माइनस हुआ है, तो माइनस जितना हुआ है उसको हम, फॉर एग्जांपल पिछली बार माइनस हुआ है
सो इस बार भी केस में देख लेते हैं। सो पिछली बार भी हमारा माइनस था, इसको छोड़ते हैं। इस बार हमारा माइनस हो रहा है 200 रुपये से, लेकिन पिछली बार हमारा 100 रुपये से प्लस हो रखा था। तो इस बार क्या करेंगे, जो 100 रुपये प्लस है उसको 100 रुपये से निकाल के 100 रुपये तुम रिवैल्यूएशन में से देंगे, 100 रुपये पेमेंट में से देंगे और पीपी 200 से कम कर देंगे। ये क्लियर। पिछली बार भी माइनस हुआ था 200, इस 100 रुपये, इस बार भी माइनस हो रहा है 200, तो 300 के 200 हमारे पेमेंट में जाएंगे। 100 इस बार के इसी बार जाएंगे, 200 पहले गए चले गए होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब OCI में जितना भी हमारा ये जा रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। व्हेन पीपी सोल्ड और हेल्ड फॉर सेल, जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन में पड़ा हुआ है सारा का सारा मैंडेटरी हम रिटर्न अर्निंग में डाल देंगे, यानी कि रिजर्व में सरप्लस में चला जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि एंटिटी क्या कर सकती है, जो हमारा रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है उसके ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन गया है ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन, उसको हम उसी साल जिस साल हमारा डेप्रिसिएशन गया है उसको हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवेन्यू में डाल सकते हैं, रिटर्न अर्निंग में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन होने की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन एडिशनल गया होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा। इसी रीज़न से हम रिवैल्यूएशन में से निकाल के उसको हम रिटर्न अर्निंग में डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑल्सो बी ट्रांसफर टू रिटर्न अर्निंग ड्यूरिंग एसेट इज़ यूज्ड बाय द एंटिटी, इट इज़ ऑप्शनल। It is amount of excess depreciation due to revaluation gain. Depreciation और revaluation amount and minus depreciation original amount, जितना भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो रिटर्न अर्निंग में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम समझेंगे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है एंटिटी को वो फॉलो नहीं कर रही है, और बैलेंस इन OCI कैन नॉट बी डिक्लासिफाइड टू P&L सिंस इट इज़ नॉट मेड थ्रू P&L, इट कैन बी क्लासीफाइड टू रिटर्न अर्निंग ओनली। ये क्या चीज़ है, अगर कोई भी बैलेंस OCI में बच गया तो हम उसको कहाँ रिक्लासीफाई करेंगे, रिटर्न अर्निंग में। हम उसको P&L में रिक्लासीफाई नहीं करेंगे, ये कभी भी रिक्लासीफाई नहीं होगा P&L में। ठीक है, OCI का बैलेंस कभी भी रिटर्न अर्निंग में क्लासीफाई नहीं होगा। अब गेन ऑन लॉस ऑन PPE एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑन PPE सीधा P&L में जाएगा, यह भी हमारा OCI में नहीं जाएगा। अब चेंज इन एस्टिमेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि हम कॉस्ट में इनक्लूड कर रहे थे डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, अगर उसमें चेंज आता है तो क्या अकाउंटिंग करेंगे। स्टेप 1, चेक वेदर प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब वो लाइबिलिटी हमारी कम हुई है बढ़ी है ड्यू टू चेंज इन एस्टिमेट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कैलकुलेट PV, जो हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, जब भी वो इनकर होने वाली है उसको आज कितनी वैल्यू है उसको PV कर लो, माइनस जो हमने अभी तक प्रोविज़न बनाए हुए हैं उसको माइनस कर दो, देखो उसमें डिस्क्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से मैं काउंटिंग करूँगा। अब दूसरा क्या है, अकाउंटिंग। अब कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली हम कॉस्ट में चेंज कर देंगे, एडजस्ट चेंज फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर प्लस हुआ था PP हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन हमारी, क्योंकि वो जो हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की PP हमारी एसेट में जाएगी, हमने स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो जो अभी चेंज होगा उसका इंक्रीज डिस्क्रीज भी हमारा PP की कॉस्ट से लिंक है। अगर उसमें इंक्रीज़ हुआ तो हमारी PP कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी। अगर डिक्रीज़ हुआ तो PP हमारी कम हो जाएगी और प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी हम डिबिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हुआ इस केस में हम कॉस्ट को तो छूटते नहीं है, सिर्फ हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज के हिसाब से कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ है, मतलब कितना चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम उसमें एडजस्ट करते हैं। सम ट्रीटमेंट एज ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, हम परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या फिर कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग कर देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट टू P&L टू प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, अगर माइनस हुआ तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा इंड AS 16।
अभी स्टार्ट करते हैं इंडेस सर्टिफिकेट इंटेंजिबल एसेट्स। पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट इज़ एन एसेट विच वॉज नो फिजिकल सब्सटेंस, मतलब जो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि जो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट and entity has control over those future economic benefits and identifiable, separatable and transferable individually or arise from a contract। देखो अब इसको हमने मोटी डेफिनेशन पढ़नी है, इसको डिटेल में देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट is an asset which has no physical substance, that is no tangible, or existence of future economic benefit and identifiable। ये 3 टर्म है। अब इसमें एंटिटी हैज़ कंट्रोल ओवर दोज इकोनॉमिक बेनिफिट। अब यहाँ पर जो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इस पे एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का क्या मीनिंग है? कंट्रोल यानी कि पावर टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट, और दूसरा एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट अदर टू एक्सेस दोज बेनिफिट। ये उन बेनिफिट को किसी और के पास एक्सेस ना हो, उसका रिस्ट्रिक्ट कर सके उसको, ये एबिलिटी हो, तभी हम उसको इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं। आइडेंटिफाइबल मतलब सेपरेटेबल हो, उसको हम ट्रांसफ़र करना चाहे ट्रांसफ़र कर सके, इंडिविजुअली कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब किसी के साथ ना करना पड़े, इंडिविजुअली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है, हमने किसी से फ्रेंचाइजी ली, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, वो हमारी फ्रेंचाइजी जो ली हमने, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है? ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गए, नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस क्या होती है कि मैंने तुम्हारा बिज़नेस परचेज़ कर लिया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि तुम इस एरिया में मेरा जैसा बिज़नेस नहीं करोगे, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हुआ मेरे साथ कम्पीट नहीं करोगे। कस्टमर लिस्ट मेरे पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट मेरे पास है, नंबर है, ईमेल आईडी है, वो मैंने किसी को शेयर की, वो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज इंटेंजिबल एसेट। ये चीज़ें इंटेंजिबल एसेट नहीं आएंगी। मार्केट शेयर नॉट आइडेंटिफाइबल, कि कौन से, मतलब हो सकता है कि मेरा मार्केट शेयर 30%, लेकिन ये नॉट आइडेंटिफाई वाला है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी, मार्केट में कैंपेन तो चला दिया एंटिटी ने, बट उस पर कंट्रोल नहीं है कि वो जो हमने कैंपेन चलाया उसके बेस पे हमारे पास बिजनेस आएगा, कुछ कैश फ्लो आएगा। स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने कुछ स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला दिए, स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, बट उनका कुछ भरोसा नहीं कि वो अब छोड़ के चले जाएँ, तो वो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है। कैश पे टू ऑब्टेन स्किल स्टाफ, हमने कोई हायर किया, स्किल स्टाफ किया, प्रोफेशनल हायर किया, वो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास उनके ऊपर भी हमारे पास कंट्रोल नहीं है। तो हो सकता है वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम जब उनको रिक्रूट कर रहे थे, हमने कोई ऐसी कंडीशन लगा के उनको रिक्रूट किया है कि वो कुछ टाइम तक तो हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5 साल तक तो काम करेंगे, तब तक वो हमारे इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं, तब हमारे इंटेंजिबल एसेट माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हमने डेफिनेशन देख लिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ओनली इफ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। सेम है जो हमारा इंडेस 16 का था, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये 2 कंडीशन में चाहिए, तभी हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज होगी, बाद में कैसे रिकॉग्नाइज होगी, उसमें 3 थे, इसमें 4 हैं। परचेज हुआ या फिर इंटरनली हमने जनरेट कर लिया, डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे हमने कोई
चीज़ परचेज़ करी या फिर कोई एक्सचेंज एसेट करी, उसके बेस पे हमारे पास कुछ एसेट आई। बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इसको देखें 103 में। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब होता है जब हम परचेज़ करते हैं उसकी बिजनेस को, उसमें हमारी एसेट भी आती है, लाइबिलिटीज़ भी आती है। जो हमारा डेबिट साइड में जो बचता है उसको गुडविल बोलते हैं, यानी कि जो हमने एसेट परचेज़ की है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू कम है और जो हमने उनको कंसिडरेशन दी है वो ज़्यादा दी है। तो ज़्यादा किसकी ज़्यादा दी है हमने, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि तो हमने जो बिज़नेस परचेज़ किया उसमें कुछ गुडविल है जिसकी वजह से हमने उसको परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा दी है। ओके, वो हम वहाँ देख लेंगे जब हम इंड AS 103 पढ़ेंगे। तो बाकी ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसमें हम देख लेते हैं स्पेसिफिक पॉइंट जो कि इंड AS 16 से डिफरेंट है, सिर्फ हम उसको कैटर करने वाले हैं यहाँ पर। स्पेसिफाइड पॉइंट टू बी मेंबर इन केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। क्या है वो? अगर रिसर्च इंटेंजिबल एसेट हमारी सेल्फ जनरेट कैसे होती है, पहले हम उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च जब हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसको डेवलप करते हैं। अब रिसर्च फेज होता है, डेवलपमेंट फेज होता है। रिसर्च फेज में क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है कि हम नॉलेज गेन करते हैं उसको। जब हमारी नॉलेज पूरी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, तब उसको हम डेवलप करते हैं। जो भी हमारा रिसर्च फेज का एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। डेवलपमेंट फेज का खर्च कहाँ जाएगा, वो हमारा इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन डेवलपमेंट फेज हम कब से स्टार्ट मानेंगे वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग टू डेवलप द इंटेंजिबल एसेट। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट कब? आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फीसिबिलिटी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। अगर वो फीजिबली सर्टेन हो गया कि ये हम इसको डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद ही हम जो भी इसका एक्सपेंस होगा उसको हम इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, या फिर एंड और दोनों चीज़ हो सकती है। फीजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया लेकिन अभी हमारे पास रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं आया, तो तब भी हम नहीं करेंगे। अब दोनों चीज़ हो गई, फीजिबिलिटी भी आ गई, रेगुलेटरी अप्रूवल भी आ गया, उसके बाद से ही हम इसको डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक्सपेंस में ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज इज़ रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट क्या है? ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर गुडविल आर नॉट रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट सिंस देयर कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली। हाँ, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया था क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। अब हमने इस चीज़ को इंटरनली जनरेट किया है, ब्रांड को परचेज़ तो किया नहीं, जो हमें पता होगा कितनी हमने परचेज़ प्राइस दिया था। मेथड जनरेट किया है, हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता। पब्लिशिंग टाइटल है, उसकी कॉस्ट नहीं पता। कस्टमर लिस्ट है, गुडविल है, हमें इसकी कॉस्ट नहीं पता। तो हम इनको रिलायबली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। हालांकि हम इनको कर सकते हैं, अगर देखा जाता है उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट वो मेथड एक्चुअल से बहुत दूर होते हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेथड, गुडविल के भी बहुत सारे मेथड होते हैं करने के, तो इसलिए हम उसको इंटेंजिबल एसेट में नहीं लाते। दूसरा, इफ़ रिसर्च प्रोजेक्ट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन देन इट विल बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट एट फेयर वैल्यू। इसका ध्यान रखना क्या फेयर वैल्यू। अभी ये क्या है कि जैसे कि हम कोई स्टार्टअप है, ठीक है, हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी वो रिसर्च चली रही, लेकिन वो अभी डेवलपमेंट फेज में नहीं पहुंची, यानी कि फीसिबिलिटी नहीं आई है या फिर अप्रूवल नहीं मिला है। इसी बीच में हमारी जो कंपनी है वो एक्वायर हो गई है, किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर ली। अब जो कंपनी इसको एक्वायर करेगी, अगर वो हुई और जो अभी तक इसने एक्सपेंस किए हैं यहाँ पर, तो इस केस में सिर्फ ये स्पेशल केस है कि जो ये प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे यहाँ पर रिसर्च चल रही है, इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च फेज में जो एक्सपेंस हुए हैं तो उसको हम अपनी बुक्स में, जो एक्वायरर है उसको अपनी बुक्स में
एज ए इंटेंजिबल एसेट दिखा सकता है, और वो एक्चुअल नहीं दिखाएगा जितना हुआ है, वो दिखाएगा उस टाइम पे उस एक्सपेंस की फेयर वैल्यू कितनी है, उस कॉस्ट पे वो दिखाएगा अपने बुक्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये कहीं क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट में दे सकता है। और तीसरा केस क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में लीगल मेमोरेंडम फीस एंड ऑल, ये भी जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी एक्सपेंस होते हैं, हम इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे, ना ही हम इसको इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पार्ट हो गए एक्सक्लूजन वाले। अब हम इसकी अकाउंटिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, बिगनिंग में क्या अकाउंटिंग होगी, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर पेपर लगा क्रेडिट पर खरीदा है तो एट ईच ईयर एंड क्या होगा, जो भी इस पर अगर टेंजिबल एसेट होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर हम लगता है वो डेप्रिसिएशन की तरह ही है, सेम ही डेप्रिसिएशन वाले मेथड होते हैं, बस उसका नाम बदल के अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं। अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, अगर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फॉर ट्रांसफरिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन। टू पेनल में, ठीक है, ये हो गया अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट के मेथड क्या क्या है, SLM हो गया, WDV हो गया, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बताया था ना इंडेक्स 16 में कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, इफ estimation is revised in future, then amortization is charged in revised ratio of estimated production from the year in which estimation has been revised। उसी साल से, नॉट द नेक्स्ट ईयर, जिस साल रिवाइज हुआ उसी साल से हम उसको रिवाइज एमोर्टाइजेशन करने लगते हैं। वो हम उसको एक बार क्वेश्चन से देख लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ विल बी कंसिडर, लीगल लाइफ इज़ नॉट सस्टेनेबल, नॉट रेलेवेंट। अगर क्वेश्चन के अंदर लीगल लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है तो हम लीगल लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होगी उसके बेस पर करने वाले हैं। Subsequent measurement other point not mentioned in this index, यानी कि इंडेक्स 38 will be same as इंडेक्स 16। जो भी हमने अकाउंटिंग क्राइटेरिया पढ़े हैं, जो भी कुछ पढ़ा है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम रहेगा जो हमने इंडेक्स 16 में पढ़ा है। ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं इंडेक्स 40 पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें भी बहुत कम कंटेंट बचा है क्योंकि हमने इंडेक्स 16 इतनी डिटेल में पढ़ लिया कि बहुत कम कंटेंट बचा है। सारा रिपीटेटिव कंटेंट है और रिपीटेटिव कंटेंट हम नहीं पढ़ने वाले, जो हमने पढ़ा हुआ है बाकी का जो अदर हैं वो ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 16, इंडेक्स 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मीनिंग देख लेते हैं पहले। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, ऑपरेटिंग लीज नॉट फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज होता तो यहीं आएगा, फाइनेंशियल लीज होता तो कहाँ जाएगा 116 में, लीज अकाउंटिंग में। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अनडिटरमाइंड यूज़, और यही था हमारा एक्सेप्शन ऑफ इंडेक्स 16 का, याद आया हो तो। ठीक है, अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सभी का सेम है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ओनली इफ फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन डेप्रिसिएशन कंपोनेंट अकाउंटिंग एंड अदर पॉइंट विल बी सेम एज इंडेक्स 16। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है जब IFRS से हमारे इंडेक्स कन्वर्ट हुए थे, कार्विन हुए थे, उसमें कार्विन का एक पॉइंट है, सॉरी कार्व आउट का एक पॉइंट है। कार्विन होता है कि हम कुछ एडिशन ला रहे हैं, कार्व आउट होता है कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई डिलीशन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे चेंज किया है। कार्व आउट इसलिए है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी शोन एट कॉस्ट ओनली। अगर हम IFRS फॉलो करते तो हमारे पास वहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम कॉस्ट पे दिखा सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन को हमने डिलीट कर दिया और सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट का है।
जो भी हमारी फेयर वैल्यू होगी हम उसको हम सिर्फ डिस्क्लोज कर सकते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सारा सेम है। अब एक अगला देख लेते हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पज़। अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके मल्टीपल पर्पज़ है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करने वाले हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, उसके दो पोर्शन है, अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो उसको हम अलग अलग कर लेंगे। अगर एक ही है, नहीं आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो उसको हम कैसे अकाउंट करने वाले हैं, कौन सा इंडेक्स लगाने वाले हैं वो देख लेते हैं। इफ़ सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड फॉर both business and rental, then if entity able to split them, अगर जैसे यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे रेंटेड है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पर इंडेक्स 16 लगा दो, जो इन्वेस्टमेंट जो रेंटल वाला है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान के इंडेक्स 40 लगा दो, पंगा ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो इसको सेपरेटली भी स्प्लिट नहीं कर सकते, या स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हमारे पास से ऑप्शन है, अगर मेजर पोर्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मतलब इसमें से ना यहाँ तक ये पोर्शन कवर कर रखा है किसने, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये सिर्फ इतना बचा हुआ कितना किसका है, रेंटेड है, तो हम उसको जो मेजर पोर्शन है उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये सारा का सारा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और फिर हम कंप्लीट प्रॉपर्टी पे इंडेक्स 16 लगा देंगे। अगर ये कि सारा का सारा हमारा रेंटेड है, सिर्फ हमने ये वाला पे ओन कर रखा और ये स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हम इसको मान लेंगे कि हमने सारा का सारा रेंट पे दिया हुआ है, और इसको हम पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान के इंडेक्स 40 लगा देंगे। सिग्निफिकेंट कैसे मानेंगे हम, मैंने तो ये एग्जाम्पल ले लेकर इतना सा पोर्शन हो सकता है, ये पोर्शन मैनेजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट ना हो, तो हमें मैनेजमेंट की जजमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट इसको सिग्निफिकेंट मानता है तो उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रॉपर्टी गिवन ऑन लीज रेंटल टू सब्सिडी बाय पेरेंट और वाइस वर्सा। कोई प्रॉपर्टी है, दो रिलेशनशिप हैं, पेरेंट ने सब्सिडी को अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, या फिर सब्सिडी कंपनी ने अपने पेरेंट को कुछ रेंट पे दिया हुआ है, तो जो हम करने वाले हैं इसमें, फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडी को दिया हुआ है रेंट पे कोई बिल्डिंग, तो जो पेरेंट है, पेरेंट तो अपनी बुक में इसको क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जब कंसोलिडेटेड वो बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड हम मान के चलते हैं कि ये सिर्फ एक ही, ये सब एक ही है, पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट सब एक हैं, और ये जो प्रॉपर्टी हमारी एक्चुअल में हमारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसको हम इंडेक्स 16 लगा के इसकी उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब इसको देख लेते हैं। इट विल बी क्लासीफाई इन बुक्स एज फॉलोज। इन लेजर, अगर उसने रेंट पे दी हुई है, लीज पे दी हुई है, तो जो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो हो सकता है वो सब्सिडी की हो सकता है वो पेरेंट की हो, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे और इंडेक्स 14 के हिसाब से दिखाएंगे। इन केस ऑफ हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रॉपर्टी लेज़र की अकाउंट, क्योंकि लेज़र ये पेरेंट ही बनाने वाली है, लेज़र के आंसर मतलब वो लेज़र का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इन कंसोलिडेटेड, एक मिनट, यहाँ पर लेज़र का नहीं होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सभी का होता है। यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हमारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, और हम इसको उस पर इंडेक्स 16 लगा कर अकाउंटिंग करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ चेंज इन यूज़। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, मेरे 2 ऑफिस थे, मेरा काम स्लो हो गया, मैंने एक ऑफिस को रेंट पे दे दिया, तो मेरी जो पहले ओन ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी वो इंडेक्स में 16 में क्लासीफाई होती थी, अब हम उसको किस में क्लासीफाई करेंगे, इंडेक्स 40 में, क्योंकि वो हम रेंट पे दे दिया, उसका हमारा यूज़ चेंज हो गया, चेंज होने की वजह से हमारा इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, और सिर्फ ये जो है ये चेंज जो है हमारा चेंज इन यूज़ माना जाएगा, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ना कोई प्रायर पीरियड एरर। चेंज इन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी एक्चुअल नॉट ओनली, मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि ठीक है हमारा काम ज़रूर चल रहा है, हम ऐसा करते हैं एक ही ऑफिस रखते हैं, दूसरा ऑफिस को हम रेंट पे दे देते हैं, अगर सिर्फ इतना है इंटेंशन है ना, अभी एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम इसको
चेंज इन यूज़ नहीं मानेंगे जब तक वो एक्चुअल में नहीं जाता, इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी, जो हमारी ऑलरेडी हुई थी वही रहेगी। अब डिस्क्लोज़ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू का हम डिस्क्लोज़र करते हैं। एक तो वो डिस्क्लोज़र आएगा और जो अदर डिस्क्लोज़र्स हैं वो हम उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं फेयर वैल्यू डिस्क्लोज़र। फेयर वैल्यू डिस्क्लोज़ करनी है हमें नोट्स में। इफ़ एंटिटी इज नॉट एबल टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कंपनी नहीं डिटरमाइन कर पा रही तो क्या इस केस में क्या करेंगे, इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन हो इसलिए नहीं हो पा रही हो, प्रैक्टिकल ना हो, तो वहन फेयर वैल्यू, जब वो फेयर वैल्यू मेजर रिलायबल कर सकते हैं तब, या फिर जब कंपनी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तब, जो भी अर्लियर होगा तब हमें डिस्क्लोज़ करना है। अदरवाइज़ हमें उसका फैक्ट बताने हैं कि क्या रीज़न है क्यों हम फेयर वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाए, और उसका रीज़न बताना है, वो डिस्क्लोज़ करना है। तो हमें क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है, और जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं फेयर वैल्यू, तो हमने कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक अपनाई, हमने क्या क्या इनपुट मेथड यूज़ किए, क्या क्या इनपुट यूज़ किया तो फॉर द वैल्यूएशन, वो भी हमें डिस्क्लोज़ करना है। मेजरमेंट डिस्क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें क्या क्या डिस्क्लोज़र देना है, एक तो ग्रॉस वैल्यू का डिस्क्लोज़र देना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी देना है, नेट वैल्यू का देना है, ठीक है। और फिर डिस्क्लोज़र देना रिलेटेड टू अमाउंट रिकॉग्नाइज इन P&L, रिलेटेड टू अमाउंट रिकॉग्नाइज इन P&L में हमने क्या क्या डिस्क्लोज देना है। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंटल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, P&L में जाएगी। रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो हमारी इनकम आई है उस पर हमने कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे, जितने भी उसको ऑपरेशन करने के लिए हमारे एक्सपेंस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हम P&L में दिखा देंगे एज अदर इनकम, ठीक है। ये हमारा हो गया इंड एज 40, इंड एज प्रॉपर्टी, हमारे तीन हो गए, इंड एज 16, इंड एज 38, इंड एज 40। अब हम तीनों को एक साथ क्वेश्चन देख लेंगे। अभी हमने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट देखे हैं, अभी हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस।